नमस्कार, आप देख रहे हैं द अंबिका मिश्रा शो और मैं हूं आपकी होस्ट अंबिका मिश्रा। और आज हम बात करेंगे सेहत को लेकर के। सेहत यानी कि अब मानसून आने वाला है और मानसून होता है गर्मी से राहत देने वाला मौसम। गर्मियों के मौसम में जिस प्रकार से जब हमें राहत मिलती है बारिश से, तो बारिश की जो फुहारें हैं जब हम पर लगती हैं तो सारी गर्मी की तपिश हम भूल जाते हैं। लेकिन ये भी होता है कि जब मानसून जब आता है तो अपने साथ कई ऐसी स्किन संबंधी, त्वचा संबंधी कई ऐसी बीमारी लेकर आता है जिसका कहीं ना कहीं हमें सामना करना पड़ता है और इससे हम प्रभावित होते हैं। तो आज हम इसी पर हम बात करेंगे और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है डॉक्टर आकाश मजूमदार, जो रायपुर के एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, सेहत कार्यक्रम में। जैसे कि सर हमने कहा कि मानसून आने वाला है, आ चुका है मानसून, और गर्मी से राहत देने वाला मौसम होता है। कहते हैं कि जब गर्मी जब आती है उसके बाद जब बारिश की फुहारें पड़ती है तो तपिश आती है और उससे कई स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां जो आती जो त्वचा से संबंधित बीमारियां आती हैं। सर जी, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो आने वाले समय में जो उनको इफेक्ट कर सकते हैं? बारिश के मौसम में जितनी भी बीमारियां हैं जो ह्यूमिडिटी रिलेटेड होती हैं, गर्मी, उमस, पसीने से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां रहती है उसमें हम फ्लेयर अप देखते हैं, मतलब उसमें इंक्रीज देखते हैं। जैसे कि फंगल इन्फेक्शन, डैंड्रफ, पिंपल्स, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, इंसेक्ट बाइट रिएक्शन। बरसात में बहुत सारे नए नए कीड़े जो होते हैं रात को काटते हैं, उसकी वजह से इंसेक्ट बाइट रिएक्शंस होते हैं। तो ये 4-5 कुछ ऐसे कॉमन बीमारियां हैं जो बहुत बढ़ जाते हैं सीजन में। जी जी। तो जैसे कि सर हम कहते हैं कि कई सारी चीज़ें इन्फेक्शन जैसे होती हैं जिसका प्रभाव जो है हमारी त्वचा पर पड़ता है, बालों पर पड़ता है। हमने देखा है और आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि जो हमारे दर्शक हैं या फिर जो आम इंसान है, जब भी बारिश का मौसम आता है तो एक समस्या, जो सबसे बड़ी समस्या निकल कर सामने आती है, वो है बालों का झड़ना। सर इस मौसम में हमने देखा है कि बाल काफ़ी झड़ने लगते हैं, स्कैल्प में खुजली होती है, इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो उसकी वजह क्या होती है सर? सीजनल चेंज एज सच हेयर फॉल का रीज़न होता नहीं है, मतलब सीजन्स तो चेंज होते रहते हैं। थोड़ा बहुत कुछ लोगों में सीजनल चेंज को लेके हेयर शेडिंग होता है, बट हेयर शेडिंग इस सीज़न में होने का ज़्यादातर कारण होता है ह्यूमिडिटी की वजह से डैंड्रफ, और डैंड्रफ का एक सीवियर फॉर्म होता है जिसको हम सीबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। तो अगर पेशेंट्स को, किसी पेशेंट की स्कैल्प बहुत ऑयली है और वो इस मौसम में और ज़्यादा ऑयली हो रही है, डैंड्रफ बढ़ रहा है, उसकी वजह से हेयर फॉल ज़्यादा देखने को मिल सकता है। जी, तो आपने बताया कि किस वजह से, डॉक्टर सर ने बताया कि किस वजह से जो है बालों का झड़ना हो सकता है। ये सीजनल नहीं होता है, कहीं ना कहीं जब कुछ इन्फेक्शन जब आता है या फिर कुछ हार्मोनल जब चेंजेस होते हैं तब बालों का झड़ना होता है। लेकिन खासतौर पर बारिश के मौसम में बालों का झड़ना काफ़ी तेज हो जाता है, उसका कारण उन्होंने बताया है। और उसके बाद जब हम देखते हैं कि जब बारिश का मौसम जब आता है तो सबसे पहले लोग घरों से बाहर निकलते हैं पानी में भीगने के लिए, और पानी में भीगते हुए वो मौसम का आनंद लेते हैं। सर इस दौरान हमने देखा है कि कई सारे इन्फेक्शन है वो हमारे तक आ जाते हैं। जैसे कि जब हम बारिश में भीगते हैं हमारे बाल भी भीग जाते हैं, त्वचा हमारी पूरी भीग जाती है। तो सर उस टाइम पे कहा जाता है, कई लोगों ये कहते हैं कि बारिश का पानी काफ़ी अच्छा होता है बालों के लिए, और कई लोग कहते हैं कि काफ़ी नुकसानदेह होता है। तो सर ये एक्चुअल में क्या है, अच्छा होता है या बुरा होता है? और अगर बाल भीग गए हैं हमारे बारिश में तो उसे सुखाने का तरीका क्या है? जी देखिए, बारिश का पानी वैसे तो ख़राब नहीं होता है, बारिश का पानी शुद्ध पानी होता है, प्रोवाइडेड कि आप ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पर पानी शुद्ध है, वातावरण शुद्ध है। अगर आप ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, डस्ट है एटमॉस्फेयर में, तो जो बारिश का पानी होता है वो भी पोल्यूटेड हो जाता है आपके स्कैल्प में आते आते। इन दैट केस आपके स्कैल्प में उसकी वजह से डैंड्रफ वगैरह बढ़ सकता है। दूसरी बात, बारिश में अगर आपके बाल भीग गए हैं या वैसे भी अगर आप नहा के निकले हैं, गीले बालों को बहुत लंबे समय तक गीला नहीं छोड़ना चाहिए। तो जैसे ही आप नहा के निकले हैं आपको एक माइक्रोफाइबर टॉवेल से, या फिर अगर आप बारिश में भीग गए हैं, जैसे ही आप सेफ जगह पे पहुंचते हैं एक माइक्रोफाइबर टॉवेल से अपने बालों को सुखाना है। सुखाने के लिए ये ध्यान देना है कि जो गलती लोग करते हैं कि ऐसे ऐसे टॉवेल करते हैं, वैसे नहीं करना है। एक डायरेक्शन में आराम से उसको चलाना है टॉवेल को, और लेडीज़ को अपने बालों को स्क्वीज़ करना है, स्क्वीज़ करके उसको क्लीन करना है। उसके बाद एयर ड्राई होना सबसे अच्छा होता है, मतलब पंखे के नीचे बैठ जाइए। बट अगर आपको कहीं जाना है तो फिर आप ब्लो ड्रायर यूज़ कर सकते हैं, मगर ब्लो ड्रायर का भी ये ध्यान रखना है कि गर्म हवा वाला सेटिंग यूज़ नहीं करना है। एक उसमें मोड आता है रूम टेम्परेचर वाला, वो टेम्परेचर वाला मोड को यूज़ करके अपने बालों को सुखाना चाहिए। क्योंकि बाल अगर बहुत देर तक गीले रहेंगे तो उसमें बालों का जो बालों की जो शाफ्ट होती है उसमें फ्रैक्चर डेवलप हो सकता है, जिससे बाल जब सूखेंगे तो फिर वो ड्राई और फ्रीजी हो जाते हैं। जी, तो आप लोगों ने सुना कि किस प्रकार से हम जब हेयर जब ड्राई करते हैं तो उसमें मोड सर ने बताया कि हमें रूम टेम्परेचर में ही जो अपने बालों को हेयर ड्रायर से ड्राई करना चाहिए। और एक चीज़ हमने और भी देखा है सर, और काफ़ी तौर पर मैं भी ये चीज़ें करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आज के बाद से शायद मैं भी कुछ थोड़ा सा रूटीन चेंज करूँ।
हम देखते हैं सब महिलाएं या लड़कियां जब बाहर जब आती हैं, जब वो बाल धोए रहती हैं तो काफी देर तक टॉवेल वो बांध के रखती हैं, जी। जूड़ा बांध के रखती हैं। सर ये जी। क्या सही तरीका है ये? देखिए, एक फिनोमिना होता है हाइग्रल फेटीग। इसका मतलब क्या होता है, जब हम रिपीटेडली ऐसा करते हैं, बाल भीगे उसके बाद उसको सुखाने में बहुत देर कर रहे हैं, जी। तो जब बाल भीगते हैं तो बाल पानी को अब्जॉर्ब करते हैं और बाल जो है फूल जाते हैं। अब बाल जब ड्राई होता है तो वो पानी बाहर निकलता है बाल से और बाल फिर से सिकुड़ते हैं। ये जब रिपीटेडली होता है, फूलना सिकुड़ना, उसकी वजह से जो मैंने बताया कि बालों का जो लेंथ होता है उसके बॉडी में डैमेज होता है। जी। बालों के ऊपर जो एक चमकदार लेयर होती है उसको हम क्यूटिकल बोलते हैं, वो डैमेज हो जाता है। अब जैसे ही वो डैमेज होगा और आप कंघी करेंगे तो आपके बाल टूटेंगे, स्प्लिट एंड्स आएंगे, बाल फ्रीजी होंगे, ड्राई होंगे, और सूखे बाल जब आप ऐसे रखेंगे तो वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, उसको फ्लाई अवेज बोलते हैं। जी। इन सब का कारण यही है कि बालों को बहुत देर तक गीला रखना और उनको प्रॉपरली सुखाना। जी। इसकी वजह से आपका हेयर फॉल भी बढ़ेगा, डैंड्रफ भी बढ़ेगा, बाल डैमेज होंगे, स्प्लिट एंड्स आएंगे, फ्रीजी बाल होंगे, फ्लाई अवेज होंगे। करेक्ट तरीका ये होता है कि जब आप नहा के निकलते हैं, एक माइक्रोफाइबर टॉवल से अपने बालों को, जैसे मैंने बताया उस तरह से क्लीन किया। उसके बाद अगर आपको पंखे के नीचे सुखाना है वो बेस्ट है। ब्लो ड्रायर लिया तो उसके 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट थिंग इज़, ब्लो ड्रायर को कभी भी हॉट एयर मोड में नहीं करना है, रूम टेम्परेचर मोड। सेकेंडली, डिस्टेंस, सिर से कम 20 से 30 सेंटीमीटर दूर रखना है ब्लो ड्रायर को। एंड ब्लो ड्रायर को भी ऐसे ऐसे जिगजैग मोशन नहीं करना है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम एक सीधे लेयर पे यूज़ करना है। कंघी आपकी थोड़ी सी चौड़े दांतों वाली होनी चाहिए, जिसको हम वाइट टूथ कोम बोलते हैं। ये सब चीज़ें करेंगे तो आपके बाल लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे और डैमेज नहीं होंगे। मुझे लगता है कि आज का ये जो हमारा एपिसोड है वो काफ़ी खास होने वाला है, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो अपने झड़ते हुए बालों से काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं, हमें लगता है कि हमसे गलतियां नहीं हो रही हैं, और फिर बाद में हमको ये लगता है कि हमने कुछ ज़्यादा टेंशन ले लिया या कुछ ज़्यादा हमारे ऊपर कुछ स्ट्रेस आ रहा है तो हमारे बाल झड़ रहे हैं। सर ये भी कहते हैं कि जब बारिश का जब मौसम आता है तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, मौसम थोड़ा सा चिपचिपा सा हो जाता है। अगर हम देखें तो बार बार हम शैम्पू करते हैं जी, बालों को हम धोते हैं, तो सर एक्चुअल इस टाइम के सीजन में बालों में शैम्पू करने के क्या तरीके हैं, और मतलब कितने दिनों में बालों में शैम्पू करना चाहिए? बिल्कुल, बहुत कॉमन मिस्टेक है। देखिए, 2 तरह के स्कैल्प होते हैं, ये आपको खुद पता होगा कि आपका स्कैल्प कैसा है। अगर आपका स्कैल्प बिना तेल लगाए बहुत ऑयली हो जाता है 2-3 दिन में, दैट मीन्स यू हैव ऑयली स्कैल्प। और अगर आपके बाल ऑयली नहीं होते 3-4 दिन में भी, दैट मीन्स यू हैव नॉर्मल स्कैल्प या फिर ड्राई स्कैल्प। जिनकी स्कैल्प ड्राई है और वो हम लोगों के जैसे ऑफिस एनवायरनमेंट में काम करते हैं, उनको हफ्ते में 2 या 3 बार ही शैम्पू करना है। बट जिनकी स्कैल्प ऑयली है, बहुत जल्दी डैंड्रफ होता है, ऊपर से वो लोग अगर स्कूटी में घूमते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं जिसमें बाल में डैंड्रफ होता है, पसीना होता है, पोल्यूटेंट्स लगते हैं, धूल मिट्टी चिपकती है, ऐसे लोग हफ्ते में 4 बार 5 बार या डेली भी शैम्पू कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि शैम्पू माइल्ड होना चाहिए। जब भी आप शैम्पू खरीदते हैं सुपरमार्केट में, बस ये देखना है कि सल्फेट फ्री होना चाहिए। सल्फेट फ्री शैम्पूज यूजुअली माइल्ड होते हैं, आपके बालों को डैमेज नहीं करते हैं। एंड ड्राई स्कैल्प वाले हफ्ते में 2 बार करें, दैट इज इनफ। सर तरीका भी होता है हेयर वॉश करने का, कई लोगों को हमने देखा कि वो खूब रब करते हैं, उनको लगता है कि धूल मिट्टी सारी निकल जाएगी। सर वो तरीका क्या है? हम जब शैम्पू करते हैं, इवन मैं भी करती हूँ, मैं भी ये गलतियाँ करती हूँ, शैम्पू करने का सही तरीका क्या है सर, जिससे बालों को बिल्कुल भी डैमेज ना पहुँचे? बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, और इसमें बहुत लोग गलतियाँ करते हैं। देखो क्या करना है, आपको माइल्ड सल्फेट फ्री शैम्पू लेना है, मग्गे में थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा शैम्पू को मिक्स करना है, एक लोशन बनाना है, उसको इवनली अपने स्कैल्प में पहले स्प्रेड करना है। स्प्रेड करके आपको हल्के हाथों से मसाज करके उसको फोमिंग करना है, झाग बनाना है। कभी भी बालों को रब नहीं करना है, नहीं तो फिर से वही होगा, शाफ्ट डैमेज होगा, बाल टूटेंगे। फिर झाग बनने के बाद आपको उसको 20 से 30 सेकंड तक सिर में रहने देना है, उसके बाद उसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद एक अच्छा कंडीशनर, किसी भी ब्रांड का कंडीशनर हो, कंडीशनर आपको यूज़ करना चाहिए। उसको यूज़ करने का तरीका ये है कि कंडीशनर आपको कभी भी माथे पे नहीं लगाना है, उसको हमेशा बालों के लेंथ पे लगाना है। कंडीशनर लगाने के बाद उसका कॉन्टैक्ट पीरियड होता है विच इज़ 2 to 3 मिनट्स। 2 से 3 मिनट कंडीशनर को छोड़ने के बाद उसको वॉश करना है, और वॉश करने के बाद वही सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं ड्राई करने के लिए जो मैंने पहले बताया है। अगर आप इस तरह से बालों को मेंटेन करेंगे तो लॉन्ग टर्म तक बाल अच्छे रहेंगे। जी, तो आप लोग भी सुन रहे हैं, क्योंकि बालों को केयर करने का तरीका बहुत आसान है, लेकिन हम लोग छोटी छोटी गलतियां करके अपने बालों को डैमेज पहुंचाते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम शिकार होते जा रहे हैं। फिर हमें ये लगता है कि हमारे बाल झड़ रहे हैं, और हमने अक्सर देखा है कि ये जो समस्याएं हैं महिलाओं के साथ में ज़्यादा होती है, और पुरुषों में इसे गंजापन कहा जाता है, वो भी ये गलतियां करते होंगे, हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब बालों का झड़ना जब होता है, तो जैसे ही बाल झड़ते हैं, जो महिलाएं होती हैं, जो पुरुष होते हैं, वो काफ़ी तनावग्रस्त हो जाते हैं कि आखिर ये किस लिए बाल झड़ रहे हैं। तो कई बार ये होता है कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इस कारण से बाल झड़ता है, कई बार हमारी खुद की गलतियों से बाल झड़ते हैं। तो सर इसमें एक सवाल ये आता है कि जैसे कई बार हमने देखा कि बाल जब झड़ते हैं, बाल झड़ने की समस्या है, उस समस्या को कब तक नज़रअंदाज करना चाहिए और कब डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, मतलब डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए सर? जी, देखिए, बाल
रेगुलरली भी हमारे बाल रीजनरेट और रिन्यू होते रहते हैं हमारी जी। बॉडी के हर सेल की तरह। हम लोग ये मान के चलते हैं कि अप टू 80 to 100 हेयर फॉल इज़ नॉर्मल पर डे, मतलब 80 से 100 बाल गिरना डेली नॉर्मल माना जाता है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि शैम्पू के बाद अचानक से बहुत सारे गुच्छे में बाल आ गए हैं जी। और वो आपको लग रहा है कि इट इज़ मोर देन 80 to 100 एंड ये रेगुलरली हो रहा है आपके साथ, तब आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, अपने आप को प्रॉपरली इवैल्यूएट करवाना चाहिए। हो सकता है कुछ विटामिन डेफिशिएंसी हो सकता है बालों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या डैंड्रफ हो, और उसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। जी। तो जिस प्रकार से हमने कहा है कि जब बालों की जो समस्या होती है वो एक आम समस्या बन चुकी है, लेकिन ये समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितना हम उसे देखते हैं, क्योंकि छोटी छोटी केयर करके और हार्मोनल जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को अगर डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से अगर हम सही सलाह लेकर के उसका रूटीन फॉलो करते हैं तो बालों के झड़ने की जो समस्या है उससे हम निजात पा सकते हैं। ये थी हमारे बालों को लेकर के हम बात कर रहे हैं रायपुर के डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आकाश मजूमदार से। अभी इनसे आगे भी और हमारी चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बहुत जल्द वापस लौटेंगे। जो पहले का बस्तर था, नक्सलवाद से ग्रसित बस्तर था, माओवाद से पीड़ित और शोषित बस्तर था। एक समय बस्तर को काला पानी का सजा भी कहा जाता है। बस्तर के बारे में तो हमने बहुत सुना था, लेकिन आज मैं बस्तर आई और बस्तर को मैंने अपनी आंखों से देखा है। जैसे पुरखों के धुन बहे, साल के छाव तले सपना। जगरगुंडा वो एक ऐसा गांव है जहां पर आज से पहले तक जब बोर्ड परीक्षाओं के जब पेपर जाते थे तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से जाया करते थे। भान प्रतापपुर से 5 बजे के बाद कोई गाड़ियां चलना बंद हो जाती थी। सुन ले 31 मार्च 2026 को इस देश को हम माओवादी समस्या से पूर्ण रूप से मुक्त करा देंगे और माओवाद का संपूर्ण उन्मूलन हो जाएगा। मोर बस्तर मोर माटी मोर बस्तर जय हो रे जय मोर पहचान मोर बस्तर बढ़ता। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और हमारी बात हो रही है आज मेरे इस खास कार्यक्रम में जो हमारे खास मेहमान हैं रायपुर के डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आकाश मजूमदार से, जिनसे हम बात कर रहे हैं कि क्योंकि अब मानसून आ चुका है, मानसून के साथ कई त्वचा संबंधित बीमारियां भी हमारे साथ आती हैं, और उससे कैसे बचा जाए, कैसे उससे बच करके हम अपने स्किन को, अपने बालों को बहुत अच्छा रख सकते हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो चर्चा हमारी कंटिन्यू जारी है। सर, एक बार फिर से एक सवाल आता है हमने बालों पर, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे जो दर्शकों को दी है। अब हम आते हैं सर स्किन पर, त्वचा पर हम आते हैं, बात करते हैं कि जैसे ही मौसम चेंज होता है, बारिश आती है, तो हमने देखा है कि जो लोग होते हैं उनके चेहरे जो ऑयली आ जाते हैं, उसमें ऑयल निकलने लगता है और छोटी छोटी फुंसियां, दाने आ जाते हैं। सर, ये किस वजह से होते हैं? जी, बारिश में जैसे ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है, जिन लोगों का चेहरा ऑयली है वो और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लगता है। चेहरा जितना ज़्यादा ऑयली होगा उतना ज़्यादा डर्ट अट्रैक्ट करता है, उतनी ज़्यादा धूल मिट्टी चिपकती है चेहरे पे, उतने ज़्यादा पोर्स हमारे ब्लॉक हो जाते हैं। जी। पोर्स ब्लॉक होने की वजह से पिंपल्स की समस्या बढ़ जाती है चेहरे पे, इसीलिए बारिश में ये सब प्रॉब्लम्स थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है फेस पे। जी, तो ये ह्यूमिडिटी के कारण से होता है Humidity ये, के कारण। और धूल वगैरह भी जैसे जी, होते हैं तो ह्यूमिड चेहरा, ह्यूमिड फेस जो होता है दैट जी। इज ऑयली, तो उसमें डर्ट इजीली चिपकता है, इसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट होते सर, हैं। जैसे हमने देखा है, जैसे हम कई बार देखते हैं जो फेस को 3 स्टेप में नापा जाता है, शायद जोन होते हैं, टी जोन होता है, या मतलब वो T-zone ऑयली, होता है, वो कैसे जी। अपन चेक करते हैं सर? कैसे आ, जानेंगे कि हमारा फेस कैसा है? आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जी। कौन सा फेस कौन टाइप सा है फेस ना? टाइप है? नहाने के बाद अगर आप कुछ भी नहीं लगा रहे चेहरे पे एंड यू आर फीलिंग एब्सोल्युटली ओके, यू आर नॉट फीलिंग इट ड्राई, दैट मीन्स आपका फेस नॉर्मल है, ना ज़्यादा ऑयली है ना ज़्यादा ड्राई है। अगर कुछ भी प्रोडक्ट लगाने के बाद आपका चेहरा बहुत एक्सेसिवली ऑयली होता है और आपका टी जोन ऑयली होता है, नोज़ के आसपास ऑयल निकलता है, पूरा फेस शाइन करने लगता है, दैट मीन्स यू आर ऑयली। एंड अगर नहाने के बाद आप कुछ नहीं लगाते और आपका चेहरा खिंचने लगता है, दैट मीन्स यू आर ड्राई फेस। नाउ सम पीपल हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन टाइप जिसमें ये जो टी जोन बोलते हैं, माथा और ये नोज़ एंड माउथ के आसपास का हिस्सा, ये ऑयली रहता है बट गाल ड्राई रहते हैं, तो उनको हम कहते हैं कि आपका टी जोन ऑयली है। ओके। सो इस तरह के 3-4 टाइप के फेसेस होते हैं और वो पेशेंट्स खुद से ही जज कर सकते हैं। अच्छा, तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं और मौसम में जैसे बदलाव होते हैं, वैसे ही मौसम के साथ साथ हमारे चेहरे में भी कई बदलाव आते हैं, और हार्मोन्स के भी कारण चेहरों में कई बदलाव आते हैं। लेकिन अब हम ये जानेंगे, देखते हैं कि जब तेज धूप होती है तो तेज धूप में निकलने से पहले डॉक्टर्स हमें ये सजेस्ट करते हैं कि आपको सनस्क्रीन लगाकर चलना है। सनस्क्रीन लगाने का क्या तरीका है, कैसे सनस्क्रीन लगाया जाए, हम इस पर बात करते हैं। लेकिन सर, इस पर सवाल अब ये आता है कि लोगों को ये लगता है कि धूप में ही सनस्क्रीन लगाने चाहिए। जी। अब तो बारिश आ चुकी है, मानसून आ चुका है, तो क्या मानसून के समय में भी, बारिश के समय में भी सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी होता है?
जी, ये एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि अब तो धूप है नहीं, बादल है बाहर, तो हम सनस्क्रीन क्यों लगाएंगे, धूप तो है ही नहीं। बट सनस्क्रीन क्यों लगाते हैं हम? टैनिंग से बचने के लिए। टैनिंग क्यों होती है? अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से। जी। ये जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, ये धूप में ही, ज़रूरी नहीं कि धूप में ही हो। अल्ट्रावायलेट रेज जो होते हैं वो बादलों से भी पार आ जाते हैं। तो अगर आप बादल के नीचे हैं, अगर आप छाँव में हैं, आप पेड़ के नीचे, आप कार के अंदर, बस के अंदर, आप ऑफिस में हैं, खिड़की के पास बैठे हैं, आप किसी ग्लास वाले जिम में हैं, जी। हर जगह अल्ट्रावायलेट रेज हैं। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी सीजन, इंडिया में आपको 12 महीने सनस्क्रीन लगाना है, बिकॉज अल्ट्रावायलेट रेज हर जगह है। इनफैक्ट विंटर्स में और मॉनसून्स में हम लोगों को टैनिंग ज़्यादा होते हुए देखते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि अब धूप नहीं है, जी। तो वो अपना सनस्क्रीन यूजेज कम कर देते हैं और उल्टा उनको फिर टैनिंग होने लगती है। मतलब ये जो है हमें हर समय लगाना चाहिए हर समय sunscreen। लगाना चाहिए। सर जैसे कि अब हम मानसून की बात कर रहे हैं, इन्फेक्शन की हमने बात की है कि इन्फेक्शन क्यों होता है, कैसे होता है, तो कई बार अब ये भी समस्या आती है, जैसे कि हम टीनेजर्स की अगर हम बात करें या फिर जो वर्किंग वुमेन्स हैं हम उनकी बात करें, या जो बाहर रहती हैं हमेशा, तो उनके चेहरों के जो स्किन है सर, स्किन प्रिवेंशन के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कैसे ऐसी सावधानी बरतें कि छोटी छोटी सावधानियां बरत करके हम अपने स्किन को बचा सकते हैं? बहुत इजी है। आपको पहले अपना स्किन टाइप पहचानना है कि आप ड्राई है या ऑयली है या नॉर्मल स्किन टाइप जी। है। आपको रूटीन में सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। एक अच्छा क्लेंजर, या जिसको हम फेस वॉश बोलते हैं। बहुत ड्राई और सेंसिटिव स्किन है तो यू गो फॉर अ क्लेंजर जिसमें झाग ज़्यादा नहीं निकलता। इट इज़ अ वेरी माइल्ड प्रोडक्ट। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर्स ले सकते हैं, वो थोड़ा सा ऑयल को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। देन एक मॉइस्चराइज़र, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आपको मॉइस्चराइज़र में हमेशा देखना है कि उसमें जेल लिखा होना चाहिए। जी। जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र बहुत लाइट होता है, वाटर बेस्ड होता है, ऑयली नहीं करता फेस को। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपको क्रीम्स लेने हैं। एंड उसके बाद सनस्क्रीन, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको जेल बेस्ड सनस्क्रीन चाहिए, ड्राई है तो क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन। दैट्स इट। जी। जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं त्वचा को कैसे हम बचा करके रखें, और ऐसी कौन सी सावधानी है जिस पे हम बहुत अच्छे से सावधानियों को बरत करके अपने स्किन को बचा सकते हैं। सर हमने देखा है कि कई बार एज इफेक्ट जब आता है, जैसे अगर हम बात करें कि एज का भी जो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे स्किन लूज होती जाती है, जी। रिंकल्स आते जाते हैं, तो ऐसे कुछ उपाय हैं जिससे कहीं ना कहीं इन चीज़ों को थोड़ा सा कम किया जा सके? रिंकल्स और चेहरा लूज़ होना जो होता है ये एजिंग का एक नेचुरल प्रोसेस होता है। बेसिकली जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे चेहरे के अंदर जो फैट का लेयर होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जी। और हमारे ये जो बोन्स है, बोन्स की जो ये जो प्रोजेक्शंस हैं, ये सब धीरे धीरे बोन्स कम होने लगते हैं, बोन थोड़े थोड़े पतले हो जाते हैं। तो चेहरे का सपोर्ट लूज़ हो जाने की वजह से वो झूलने लगता है। जी। नेचुरली इसको प्रिवेंट करने के बहुत ज़्यादा उपाय है नहीं, क्योंकि ये भगवान ने ऐसे ही बनाया है हमारा स्ट्रक्चर। बट इफ़ यू वांट कि आपको एजिंग थोड़ी स्लो हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन। ये 2 चीज़ें आपके स्किन का बिल्डिंग ब्लॉक है। मतलब जी। बिना इन दोनों चीज़ों के आप फाउंडेशन के बिना बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते। वैसे ही सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र के बिना आप कोई भी नाइट रूटीन, डे रूटीन, एंटी एजिंग रूटीन नहीं यूज़ कर सकते। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको अगर बहुत ज़्यादा रिंकल्स आ रहे हैं तो उसका प्रिवेंशन भी अर्ली करना पड़ता है। मतलब लेट 20s या अर्ली 30s से आप प्रिवेंशन शुरू करेंगे, जी। तब आपके रिंकल्स लेट आएंगे। तो उसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि वो दवाइयाँ हम ऐसे ऑनलाइन मीडियम पे नहीं बता सकते हैं। एंड उसके बाद अगर आपको रिंकल्स आ ही गए हैं, देयर आर सर्टन कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स, जैसे कि फेस लिफ्ट हम बोलते हैं, उसके लिए हमारे पास CO2 लेज़र होता है, MNRF होता है, हाईफू मशीन्स होते हैं जिससे हम फेस को टाइट करते हैं। ये फेस जो झूल गई है वापस से टाइट होती है। थ्रेड्स डाल के हम फेस को इस तरह से पुल करके टाइट कर सकते हैं। एंड रिंकल्स हटाने के लिए हम बोटॉक्स का इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, जिससे माथे की जो लाइंस है, साइड्स की जो लाइंस है, जी। ये सारी लाइंस चली जाती हैं। तो ये सर सारी चीज़ें सेफ़ होती होंगी? कई बार कहते हैं कि ये चीज़ें अनसेफ भी होती हैं, क्योंकि लोगों में कई ये भ्रांतियाँ होती है जो जी। जो हमारी पब्लिक जानना चाहती है कि कई बार ऐसे इंजेक्शन जो पेनफुल होते हैं काफ़ी, जो बोटॉक्स के इंजेक्शन की बात की, आजकल पेन रिलीफ वाले भी बोटॉक्स के शायद कुछ तकनीक आ चुकी है, ऐसा कुछ है क्या सर? ये कितना हार्म पहुँचाते हैं देखिए, ये? कोई भी टेक्नोलॉजी जब आती है तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, मगर अगर आप सही डॉक्टर से, क्वालिफाइड डॉक्टर से सही जी। रीजंस की वजह से ये ट्रीटमेंट लेते हैं तो इसमें रिस्क बहुत ही मिनिमल होता है। जी। इनफैक्ट बोटॉक्स में आपने जो पेन बोला, बोटॉक्स इज़ नॉट अ पेनफुल इंजेक्शन। कोई भी इंजेक्शन चेहरे पे बोटॉक्स या फिलर का देने के पहले हम लोग एनेस्थीसिया का एक क्रीम लगा देते हैं, जी। जिस एरिया को हमको ट्रीट करना है। अब वो एरिया सुन्न हो जाता है, मतलब ये स्किन आपकी सुन्न हो जाएगी। जी। उसके बाद हम उस पर कितने भी प्रिक्स करते हैं तो आपको फील नहीं होता है। ओके। सो दैट प्रोसीजर इज एब्सोल्युटली पेनलेस। जो मैंने बोला हाईफू वगैरह का, उसमें थोड़ा सा हीट फील होता है। MNRF CO2 लेज़र, अगेन उसके लिए पूरे चेहरे को नम किया जाता है, उसके बाद वो प्रोसीजर किया जाता है, इसलिए प्रोसीजर पेनलेस होता है। सर एक सवाल एक और आ रहा है, खास करके मुझे लगता है कि इस सवाल पे महिलाएं हैं और जो 20+ जो लड़कियां हैं वो काफ़ी इंटरेस्ट लेंगी। सर कहते हैं कि फेशियल
कराना चाहिए चेहरे पे, फेशियल की बात आती है। और वो कहते हैं कि अगर आप रेगुलर फेशियल अगर आप कराते रहेंगे तो आपका चेहरा सही रहेगा। और कुछ लोग कहते हैं कि रेगुलर फेशियल कराने में चेहरे का टेक्सचर बिगड़ जाता है। तो सर दोनों में से सही कौन सी चीज़ें हैं? देखिए, फेशियल पहले तो हमको ये समझना है कि फेशियल की ज़रूरत क्यों है। हमारी स्किन हर 28 दिन में अपने आप को रिन्यू करती है, हर एक सेल 28 दिन में रिन्यू हो जाता है। सो अपने आप से एक फेशियल चल रहा है। बट इसके अलावा अगर आपको कुछ कंसर्न्स है, आपको टैनिंग है, आपके थोड़े से पोर्स क्लॉग्ड हैं, आपका अनइवन टोन है, अनइवन टेक्सचर है, या आपको बहुत ज़्यादा डल लग रही है फेस, तो उसके लिए आप मेडिफेशियल्स यूज़ कर सकते हैं, नॉट द कॉमन फेशियल्स जो हम समझते हैं। आजकल मेडिफेशियल्स आ गए हैं जिसमें आप फेशियल्स क्लिनिक्स में करवा सकते हैं डॉक्टर के सुपरविजन में, जिसमें हम आपके चेहरे को अच्छे से असेस करते हैं और आपका चेहरा किस टाइप का है, फेस टाइप क्या है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको ज़्यादा कस्टमाइज्ड फेशियल सजेस्ट कर सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपके चेहरे का फेशियल में मसाजेस इंक्लूडेड होते हैं, लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है, जिससे चेहरा जो बहुत ज़्यादा फफी लगता है, प्लफी लगता है ना सुबह उठते वक्त, वो थोड़ा ड्रेन होता है। चेहरे के स्किन का टर्न ओवर टाइम फास्ट होता है, तो रिंकल्स थोड़े से कम लगते हैं, चेहरा टाइट लगता है, ग्लो करता है, यानी एक टेक्सचर इंप्रूवमेंट होता है ओवरऑल। जी, तो जिस प्रकार से हमारी बात हो रही डॉक्टर आकाश मजूमदार से, वो सीधे तौर पर बता रहे कि कैसे आप अपनी त्वचा को बड़ा अच्छा रख सकते हैं, कैसे आप छोटी छोटी सावधानियां बरत करके आप अपनी त्वचा को और भी जमा कर सकते हैं। सर इसी में एक चीज़ आती है, हमने एक बहुत ज़्यादा हमने समस्या देखी पिगमेंटेशन की जी, खास करके हमने देखा है कि महिलाओं में ज़्यादा ये समस्या हमें देखने को मिलती है। तो उसके क्या कारण हो सकते हैं सर? पिगमेंटेशन इंडिया में बहुत कॉमन है क्योंकि हमारा जो स्किन टाइप है इसमें मेलानिन बहुत ज़्यादा होता है। हमको भगवान ने बहुत ज़्यादा कलर बनाने वाले सेल्स दिए हैं इंडियन पार्ट में, तो हम जैसे ही धूप में जाते हैं हम टैन हो जाते हैं। वेरएस जो ब्रिटिश है, अमेरिकन्स है, यूरोपियंस है, क्योंकि उनकी स्किन बहुत गोरी है तो वो लोग टैन नहीं होते हैं, वो कितना भी धूप में घूम ले। तो टैन होना एक तरह से प्रोटेक्शन भी है, हमको स्किन कैंसर से बचाता है, हमको सन के हार्मफुल रेस से बचाता है, मगर उसकी वजह से हम टैन जल्दी होते हैं। तो इससे बचने का सबसे सिंपल उपाय है कि धूप में थोड़ा निकलना अवॉइड करें, सनस्क्रीन यूज़ करें, चेहरे पे कुछ कपड़ा रैप कर लें, फुल स्लीव शर्ट्स पहने। फिर भी अगर आपको मिलाजमा, झाई या पिंपल के काले दाग या इस तरह के कोई भी दाग वाली परेशानियां हैं तो सनस्क्रीन्स यूज़ करना ज़रूरी है। उसके अलावा डॉक्टर से मिलके कोई एक स्किन लाइटनिंग क्रीम प्रिस्क्राइब करवाना है। एंड इसमें स्किन को लाइट करने का भी ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है, प्लस प्रिवेंशन, दैट इज सनस्क्रीन एंड अवॉइडिंग सन एक्सपोजर। ये दोनों को साथ में मिला के ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इसमें हार्मोन्स का भी कुछ रोल रहता है? बिल्कुल रहता है, स्पेशली जो मिलाजमा होता है फीमेल्स में, जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, स्पेशली प्रेगनेंसी में। बहुत सारी फीमेल्स ये बोलते हैं कि सर जब हम प्रेग्नेंट थे तब ये शुरू हुआ, विच इज़ नोन एज क्लोआजमा, और जैसे ही प्रेगनेंसी खत्म होती है वो मिलाजमा में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी लेडीज़ जो ड्यूटी में जाती हैं, डेली मार्केट जाती हैं, धूप लगता है चेहरे पे, उसकी वजह से धीरे धीरे ओवर टाइम इस जगह पे या नाक के ऊपर काले काले दाग आ जाते हैं, जिसको हम झाई बोलते हैं। उसके कारण बहुत सारे होते हैं, उसमें से एक कारण हार्मोनल चेंज भी है। जी, तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं त्वचा पर, और त्वचा की अगर हम बात करते हैं कि त्वचा को कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे हम स्वस्थ रख सकते हैं, तमाम इस पर चर्चा हो रही थी। और एक चर्चा और एक बहुत एक अच्छा सवाल ये होने वाला है, क्योंकि आप और हम ये सोचते हैं कि यदि हम फल खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे या फिर स्प्राउट्स खाएंगे तो हमारी स्किन ज़्यादा हेल्दी रहेगी। तो सर क्या ऐसा होता है कि लोग ये कहते हैं कि हमें बाकी कुछ नहीं खाना, हमें सिर्फ फ्रूट्स खाना है तो हेल्दी रहेगी? तो क्या फ्रूट्स का हेल्दी स्किन से कुछ रिलेशन है क्या? जी देखिए, स्किन और बाल हमारे बॉडी के इनर हेल्थ का ही एक रिफ्लेक्शन है। उन्हीं के स्किन और बाल सबसे अच्छी होती है जिनका इनर हेल्थ बहुत अच्छा होता है। जिनकी इनर हेल्थ बहुत अच्छी है, न्यूट्रिशन अच्छा है, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम पे सोते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, ग्रीन खाना खाते हैं, मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं। और उसका साइंटिफिक रीज़न भी ये है कि जितने हम अच्छा खाना खाते हैं, शुद्ध खाना खाते हैं, सब्जियां फल वगैरह खाते हैं, उसमें नेचुरली अकरिंग एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर जितने भी फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं, हम बाहर का खाना खाते हैं, सिगरेट, अल्कोहल, स्ट्रेस, इसकी वजह से बॉडी में फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं जो हमारी स्किन को एजिंग करवाते हैं। अब ये जितने भी नेचुरल फूड है, हरी साग सब्जियां, कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये सारे फ्री रेडिकल्स को खा लेते हैं, खा के हमारी बॉडी से एक तरह से डिटॉक्स करते हैं। तो जिसकी डाइट अच्छी है, स्लीप अच्छी, डेफिनेटली उनकी स्किन और हेयर अच्छे रहेंगे। मतलब इसमें प्रॉपर ये है कि आपको रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, मतलब नींद, खाना और एक्सरसाइज, स्ट्रेस कम लेना, ये सब चीज़ें। तो जिस प्रकार से बात चल रही है हमारी कि कैसे हम अपने स्किन को बहुत अच्छा रख सकते हैं, और उसके साथ एक सवाल अब ये भी आया सर मेरे मन में आपसे बात करते हुए, क्योंकि अब बारिश का मौसम आ चुका, और अगर जो बाहर रेगुलर अगर जाने वाले अगर लोगों की बात करूँ, या मैं फीमेल्स की बात करूँ, मेल की बात करूँ, अक्सर वो मोजा पहनते हैं, शूज़ के साथ में हम मोजे पहनते हैं।
और जब मोजा उतारते हैं काफी घंटों के बाद में, तो हमारे पैर थोड़े वाइट वाइट से दिखते हैं, उसमें कहीं ना जी। कहीं इन्फेक्शन होता है सर। तो वो इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या मतलब हमें प्रिवेंट करना चाहिए सर? ऐसे कौन से उपाय हैं जिससे हम अपने पैरों के इन्फेक्शन से भी बच सकें? सॉक्स बारिश में अगर गीले हो गए हैं जी और वो बहुत लंबे समय तक हमने पहना और हम चलते गए, जिसकी वजह से पैरों में घर्षण हुआ, गर्मी पैदा हुई, प्लस मॉइस्चर मिला, जी ये 3 चीज़ें बहुत अच्छा ग्रूमिंग ग्राउंड बनती है फंगस के लिए, जी और बहुत जल्दी फिर फंगल इन्फेक्शन डेवलप होता है। उसके सिम्टम्स होते हैं, पैरों के जो उंगलियां हैं उसके बीच में खुजली होना शुरू हो जाएगा, पैरों के ऊपर आपको गोल कलर के रिंग्स दिखाई दे सकते हैं। इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि एक तो मॉइस्ट एनवायरनमेंट में आप ट्राई करें कि आप ओपन फुटवेयर पहने, जैसे कि सैंडल्स जी या क्रॉक्स। दूसरा, जैसे ही आप घर आते हैं सबसे पहले आपको सॉक्स को धोना है, शूज़ भीग गए तो शूज़ को सन ड्राई करना है, जी एंड आपको ड्राई करके प्रेस करके मोज़ा पहनना चाहिए अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है, एंड जितना हो सके उसका यूजेज कम करना है सॉक्स एंड जी। शूज़ का। जी। तो ये हमारी चर्चा हो रही है स्किन के डॉक्टर, त्वचा रोग विशेषज्ञ जिन्हें कहा जाता है और जिन्हें अंग्रेजी में कहते हैं हम डर्मेटोलॉजिस्ट, जो बताते हैं कि हमें कैसे हमारी त्वचा को हम सेफ रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। और हमारी बात हो रही है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आकाश मजूमदार से, जिन्होंने बताया कि कैसे हम अपने इस मानसून में, इस जो उमस भरी वाली जो गर्मी के बाद जो समय जो आता है, जो मौसम जो आता है, उससे कैसे हम बचते हैं और कैसे सावधानी के साथ अपने बालों को और स्किन को हम अच्छा रख सकते हैं। सर, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को ओवरऑल, जो हमने बालों पर बात की, हमने स्किन पर हमने बात की, उसके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप? सो आई वुड से कि मॉनसून सीज़न में आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। आप स्किन पे क्या लगा रहे हैं, ज़्यादा ऑयली ना हो आपका स्किन हाइड्रेटेड रहे लेकिन ऑयली ना हो। बाल अगर आपके गीले हो गए, आपको इमीडिएटली उनको आके ड्राई करना है, सुखाना है, पोंछना है, ज़्यादा देर तक गीले नहीं छोड़ना है। पिंपल्स अगर आपको हो रहे हैं तो इमीडिएटली एक स्किन स्पेशलिस्ट से जाके मिलिए और अपना इलाज करवाइए। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो उसका कॉज पता लगाइए। कई बार उसका कॉज डैंड्रफ होता है, स्पेशली इस सीज़न में डैंड्रफ बहुत बढ़ता है, तो तेल नहीं लगाना है जिनको डैंड्रफ हो रहा है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करना है डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा के। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फंगल इन्फेक्शन अगर आपको होता है तो आप अपने साथ साथ अपने घर वालों को भी स्प्रेड करते हैं। उसके लिए आपको ये ध्यान देना है कि आप कॉटन के कपड़े पहने, लिनन के कपड़े पहने, जी। आप दिन में 2 बार नहाइए, पसीने से बचिए। अगर आप जिम जाते हैं तो कॉमन टॉवल्स शेयर मत करिए, बेंच पे अपना पर्सनल टॉवल लगा के उसके बाद एक्सरसाइज करिए। और अगर आपके घर में भी किसी को फंगल इन्फेक्शन हो गया तो सबका इलाज साथ में करवाइए, अदरवाइज़ आप अपना बीमारी भी बढ़ाते हैं, प्लस कम्युनिटी में भी फंगल इन्फेक्शन का जो ओवरऑल लोड है वो बढ़ता है, जिससे कि फिर पूरे कम्युनिटी लेवल पे नुकसान होता है। और जिसको फंगल इन्फेक्शन है उसका साबुन, उसका टॉवल अलग रखना है, उसके बेडशीट, उसके चद्दर, उसके कपड़े थोड़े से अलग वॉश करना है जब तक कि वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते हैं। जी, तो हमारी चर्चा हो रही है रायपुर के फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आकाश मजूमदार से, जिन्होंने बताया है कि इस मौसम में कैसे हम अपनी त्वचा और बालों को हम कैसे अच्छा रख सकते हैं, कैसे हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है। मुझे लगता है कि समय हमारे लिए कम पड़ जाएगा, हमारे सवाल और भी हैं क्योंकि दर्शकों के भी सवाल इस प्रोग्राम के बाद में आने वाले हैं, लेकिन फिर भी आप अपने बिजी शेड्यूल से आपने समय निकाला सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो जिस प्रकार से हमारी चर्चा हो रही है आज मेरे इस खास कार्यक्रम द अंबिका मिश्रा शो में, जिसमें हम बात करें डॉक्टर आकाश मजूमदार से, जिन्होंने बताया है कि गर्मी के बाद जो आने वाला जो मौसम होता है, मानसून का मौसम, वो कितना खतरनाक होता है और उस खतरनाक मौसम से, यानी कि इन्फेक्शन वाले मौसम से कैसे हम बच सकते हैं और कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तमाम चीज़ों पर आज हमारी चर्चा हुई है और ऐसे ही चर्चा और ऐसे ही सेहत से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे साथ में बने रहें और हमें इजाज़त दें। और अगली बार हम फिर से डॉक्टर साहब से बात करेंगे और जानेंगे कि आपकी जो भी समस्याएं हैं आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, वो सवालों को हम इस प्रोग्राम में लेंगे। तो आप आज के हमारे इस कार्यक्रम के लिए आपकी होस्ट अंबिका मिश्रा को इजाज़त दें। नमस्कार, जोहार। थैंक यू।